नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 17 अप्रैल 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। तीन इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेबर अनरेस्ट जो नोएडा में हुआ। दूसरे नंबर पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे एजुकेशन क्राइसिस। साइंस के पीछे स्टूडेंट्स भाग रहे हैं लेकिन ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के सब्जेक्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है। तीसरा आर्टिकल माइग्रेशन गवर्नेंस से संबंधित है। तो तीनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो देखो नोएडा अनरेस्ट से संबंधित है। इस आर्टिकल में ना हम कैपिटल और लेबर के बीच में ना रिलेशन जानेंगे और कैसे ये जो डायनामिक्स है दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो इमर्ज हो रहा है इंडिया में आज के समय में। ये सारे एस्पेक्ट्स हम डिटेल से कवर करेंगे। सबसे पहले आपको कंटेक्स्ट बताता हूं। 3-4 दिन पहले की बात है। नोएडा में आपने सुना होगा वर्कर्स इकट्ठा हुए और वर्कर्स ने ना फैक्ट्री के ऊपर ना पत्थर बरसाने स्टार्ट हो गए कर दिए, तोड़फोड़ हो गई, स्ट्राइक कर दी। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बहुत सारे वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया। तो एक प्रकार से ना फैक्ट्री और वर्कर्स के बीच में ना कन्फ्लिक्ट देखने को मिला। और इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट जानते हो क्या था? इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट ये था, यूपी के साथ लगता एक राज्य है हरियाणा। वहां पे वर्कर्स के जो मिनिमम वेज है वो बढ़ा दिए गए थे लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं बढ़ाए थे। तो ये देख के नोएडा में जो वर्कर्स थे उनको गुस्सा आ गया। लेकिन आप एक बात समझिए, वर्कर्स ने जो अरेस्ट किया, वर्कर्स ने जो स्ट्राइक की ना नोएडा में, भाई वो एक दिन की नाराजगी नहीं थी। वो बहुत सारे सालों का फ्रस्ट्रेशन था जो एकदम से टूट पड़ा। समझ गए? यानी एकदम से वर्कर्स ने स्ट्राइक की, पत्थर बरसाए। ऐसा नहीं कि ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, नहीं भाई, धीरे 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 ये सिचुएशन पैदा होती जा रही थी और फाइनली वर्कर्स का जो गुस्सा था वो फूट पड़ा। राइटर बोलते हैं नोएडा में जिन वर्कर्स की हम बात कर रहे हैं ना, वो वर्कर्स गारमेंट इंडस्ट्री में काम करते थे, लाइट इंडस्ट्री में, लाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करते थे, जो मेनली ना एक्सपोर्ट करती हैं चीजों को। अब उन वर्कर्स की रियलिटीज आप देखिए। 8 से 9 घंटे की शिफ्ट वैसे बोलते हैं लेकिन 12 घंटे की शिफ्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है। मिनिमम वेजेस कितने, मंथली वेजेस कितने? 13,000 से 15,000 के बीच में। कायदे से ओवर टाइम अगर वर्कर करे तो उसे 2 गुना रेट मिलना चाहिए पर आवर के हिसाब से। लेकिन रियलिटी ये है नॉर्मल वेज ही मिलता है, ओवर टाइम पे भी या तो मिलता ही नहीं है। मतलब जो ओवर वर्क होता है उसे काउंट ही नहीं किया जाता। अब आप सोच के देखो, रेंट बढ़ रहे हैं, बिजली महंगी हो रही है, दवाई का खर्चा बढ़ रहा है, तो भाई 13 से 15,000 के बीच में नोएडा जैसे शहर में कैसे काम चलेगा? तो इन वर्कर्स की जो लाइफ है ना बिल्कुल ब्रेकिंग पॉइंट पे आ चुकी है। तो इन वर्कर्स की ना मेनली इतनी डिमांड है कि भाई जो कानून में लिखा हुआ है ये सारी चीजें कि ओवर टाइम करोगे तो 2 गुना एक्स्ट्रा वेज मिलेंगे, कम से कम वो चीजें आप इंप्लीमेंट कर दो। जो चीजें कानून में लिखी हुई हैं वो आप इंप्लीमेंट कर दो। हम कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं मांग रहे हैं। और एक चीज मैं बताऊं, देखो 2018 में ना 2 सोशल साइंटिस्ट थे, नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, अमन और नयन ज्योति। हुआ क्या था 2018 में ना इन दोनों ने ना 6 महीने तक फील्ड में काम किया। गुड़गांव मानेसर बेल्ट है, वो भी एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है हरियाणा में, गुड़गांव मानेसर। 6 महीनों तक इन्होंने फील्ड वर्क किया और फील्ड वर्क से ये पता लगा, देखो इंडिया ना ग्लोबल सप्लाई चेन से तो जुड़ा है। ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ा है मतलब ग्लोबल जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनमें इंडिया कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है, कुछ ना कुछ आइटम देता है। ग्रोथ आई है लेकिन कंपनीज ने ना वर्कर्स की कलेक्टिव बार्गेनिंग को तोड़ दिया है। मतलब क्या है? मतलब ये है कैपिटल ने ना, कैपिटल मतलब फैक्ट्री के जो मालिक है ना, उन्होंने वर्कर्स से निपटने के लिए ना 3 स्ट्रेटजीज अपनाई हैं। आप याद करो आजादी के बाद में ना वर्कर्स की बहुत सारी स्ट्राइक होती थी। पुरानी फिल्में, अमिताभ बच्चन की फिल्म आपने देखी होगी कि अमिताभ बच्चन फैक्ट्री के मालिक हैं या फिर मैनेजर हैं, मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। ऐसी ऐसी बहुत सारी फिल्में पुराने समय में आपने देखी होगी। लेकिन मॉडर्न ईरा में आप वर्कर्स की स्ट्राइक नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? तो राइटर बोलते हैं कि कैपिटल ने यानी फैक्ट्री ओनर्स ने ना वर्कर्स से निपटने के लिए, उनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग को तोड़ने के लिए ना 3 स्ट्रेटजी अपनाई हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी क्या है? ऑटोमेशन।
यानी मशीन ले आओ। मशीन अगर आप ले आओगे तो स्किल और एक्सपीरियंस दोनों बेकार हो जाएंगे और पुराने वर्कर्स की जो वैल्यू है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो उनकी पहली स्ट्रेटेजी है ऑटोमेशन, दूसरी स्ट्रेटेजी है कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन। परमानेंट जो जॉब्स है ना आप दो ही ना, वर्कर्स को बिल्कुल ठेके पे रखो, क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स जो है ना वो इजीली डिस्पोजेबल होते हैं, कभी भी निकाल दो कोई पूछने वाला नहीं है। और वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जो होते हैं वो यूनियन भी नहीं बना सकते। तो ये दूसरी स्ट्रेटेजी है जो फैक्ट्री मालिकों ने अपनाई है वर्कर्स की कलेक्टिव बार्गेनिंग को तोड़ने के लिए। फिर तीसरी स्ट्रेटेजी प्रोडक्शन शिफ्टिंग। आप ना अपनी जो फैक्ट्री है वहां पे शिफ्ट कर दो जहां पे देखो जो लेबर लॉज है ना बहुत ज्यादा कमजोर है, ताकि आप लेबर के साथ में कुछ गलत भी करो तो भाई कानून जो है वो कमजोर है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। देखो आपको ना याद होगा कुछ समय पहले, जो नए बिगनर एस्पायरेंट है उनको नहीं पता होगा, बता देता हूं। कुछ समय पहले की बात है, जो गुड़गांव शहर की मैंने बात की ना, हरियाणा का गुड़गांव शहर है जिसे अब गुरुग्राम कहते हैं। यहां पे ना इसी के नजदीक मानेसर है। मानेसर में ना मारुति का प्लांट है। वहां पे वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे और वो इशू भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में आया था। एक एचआर मैनेजर था, उसको जिंदा जला दिया गया था। तो भाई जो मानेसर प्लांट में, मारुति के प्लांट में दंगे हुए थे ना, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन और वेज डिस्पैरिटी के कारण हुए थे। वो वर्कर्स भी विरोध कर रहे थे कि हमें कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है, हमें वेजेस कम दिए जाते हैं। तो इंडिया में ना ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन वर्कर्स की जो कंडीशन है ना वो लगातार गिर रही है। अब यहां पे देखो वैसे ना एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आता है। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि इंडिया अभी डेवलपिंग स्टेज में है, डेवलपिंग स्टेज में तो वर्कर्स को कम वेजेस दिए जाते हैं, तो इंडिया में भी दिए जा रहे हैं, इसमें गलत क्या है। साउथ कोरिया और ताइवान भी जब डेवलपिंग स्टेट में थे ना तब उन्होंने भी कम वेजेस दिए थे, लेकिन आज देखो वो कितना डेवलप कर चुके हैं। राइटर कहते हैं देखो ये बात पूरी तरह से सच नहीं है कि हाँ भाई ताइवान में और साउथ कोरिया में शुरू में वेजेस कम दिए गए थे। वहां अगर इन दोनों देशों की स्टोरी की हम बात करें ना, कोरिया और ताइवान में ना रिप्रेशन के बावजूद, वर्कर्स का रिप्रेशन हुआ था, इसके बावजूद उनके रियल वेजेस जो थे ना, रियल वेजेस मतलब सैलरी माइनस में इन्फ्लेशन, सैलरी माइनस में इन्फ्लेशन, उनके जो रियल वेजेस थे वो लगातार बढ़े थे भाई साउथ कोरिया और ताइवान में। इंडिया में तो रियल वेजेस बढ़ ही नहीं रहे हैं, समझ गए। और दूसरा पॉइंट आप ये देखो, ये जो कोरियन कंपनी थी ना, हाँ पहला पॉइंट आपने समझ लिया, साउथ कोरिया और ताइवान के रियल वेजेस लगातार बढ़े थे, इंडिया में नहीं बढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट, साउथ कोरिया और ताइवान में ना कंपनीज चुपचाप नहीं बैठी थी। पहले वो कंपनीज शर्ट बनाती थी, वो लैडर में ऊपर चढ़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स बनानी स्टार्ट कर दिया उन्होंने, सेम कंपनीज ने। फिर वो लैडर में और ऊपर चढ़े, कार बनाने लगी। तो मतलब उन कंपनीज ने ना प्रोडक्टिविटी इतनी तेजी से बढ़ाई कि अगर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा कम हुआ ना तो भी वर्कर्स को एब्सोल्यूट टर्म्स में ज्यादा पैसा मिला, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई वर्कर्स की। समझ गए, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। पहले वो शर्ट बना रहे थे, फिर सीख गए काम तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में काम करने लगे, फिर कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करने लगे, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो भाई उनके वेजेस तो बढ़ेंगे ही, उनकी सैलरी बढ़ेगी, समझे। तो ये दूसरा डिफरेंस है इंडिया और साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया का एग्जांपल नहीं दे सकते आप यहां पे। तीसरा ये है भाई, साउथ कोरिया और ताइवान की सरकारों ने ना वहां के वर्कर्स को सस्ती पब्लिक हाउसिंग प्रोवाइड की। जैसे सिंगापुर का तो फेमस मॉडल है कि उन्होंने फ्लैट्स दिए अपने वर्कर्स को और बढ़िया हेल्थ केयर दिया। इंडिया में ये मिसिंग है। अब आप इस चीज को अगर इंडिया से कंपेयर करोगे ना, इंडिया में देखो पिछले 10 सालों में देखो प्रोडक्टिविटी काफी कम रही है, मतलब प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इंडिया में बहुत स्लो हो गई है। जब देखो कंपनी कोई अपग्रेड ही नहीं कर रही है, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, तो फिर वो वर्कर्स को एक्स्ट्रा पैसा कहां से देगी। आप एक्सपोर्ट रियलिटी देख लीजिए। चलो प्रोडक्टिविटी का तो मैंने आपको बता दिया, आप एक्सपोर्ट रियलिटी देख लीजिए। एक तरफ देखो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, बट डेटा आप देखोगे ना 2013 से लेके 2023 के बीच में ना इंडिया का कपड़ों का जो एक्सपोर्ट है ना वो ऑलमोस्ट बिल्कुल फ्लैट रहा है, उसमें कोई इजाफा नहीं देखने को मिला है। वहीं आप अपना पड़ोस देखिए, बांग्लादेश देखिए। आप बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है ना पिछले 10 सालों में डबल हो गया है, 2 गुना हो गया है। आप वियतनाम देखिए, जिसे हम काउंट भी नहीं करते थे, वियतनाम को तो हम काउंट भी नहीं करते थे,
लेकिन वियतनाम में भी जो एक्सपोर्ट है ना वो $31 बिलियन का हो गया है, कपड़ों की हम बात कर रहे हैं। तो ये हालात हैं, ये देखो वियतनाम $31 बिलियन का गारमेंट एक्सपोर्टर बन गया है। तो 2019 से 2023 के बीच में 4 सालों में इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा तेजी से बढ़ी है, लेकिन वर्कर्स के जो वेजेस हैं बल्कि उतनी तेजी से नहीं बढ़े हैं। तो रियल वेजेस तो बल्कि कम हो रहे हैं। मान लो महंगाई बढ़ती है 10% की रेट से, लेकिन वेजेस बढ़ते हैं 5% की रेट से, 6% की रेट से। तो भाई रियल वेजेस तो कम ही हुए ना, फिर उतनी तो महंगाई बढ़ गई जितना वेजेस ही नहीं बढ़े। और देखो इंडिया के साथ एक दिक्कत वो भी तो है, एक इकोनॉमी का ना बेसिक रूल होता है, कोई भी इकोनॉमी पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर किसी भी देश की इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बारी आती है, फिर सर्विस सेक्टर की बारी आती है। हमने ना बीच का जो स्टेप था वो खो दिया, मतलब सीधा जंप कर गए एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है आज भी जीडीपी का 13 से 16% तक के बीच में है। तो जो लोग इस बीच वाले सेक्टर में फंसे हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, अब या तो उनकी उतनी इज्जत नहीं है, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हो, फैक्ट्री में काम करते हो, या तो उनकी इतनी इज्जत नहीं है या पैसा नहीं है, और काम बहुत ज्यादा थका देने वाला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो ये दिक्कत है। और ना एक फेमस कोट है जो आप ऐसे में यूज कर सकते हो, वट इज नॉट पेड इन वेजेस एंड डिग्निटी। जो चीज आप वेजेस में या डिग्निटी में पे नहीं करते वो इवेंचुअली पेड होती है फिर अनरेस्ट में, फिर उससे अनरेस्ट होता ही होता है अगर आप वेजेस कम दे रहे हो, डिग्निटी से काम नहीं करवा रहे हो तो। और देखो लास्ट में राइटर बोलते हैं इंडिया ने ना इस इशू को ना हमेशा पोस्टपोन किया है, कल देखेंगे, अच्छा वर्कर्स की बात करें, ठीक है बात करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन नोएडा में जो ये स्ट्राइक हुई, वर्कर्स का वायलेंस हुआ ना, अब इससे ये इशू ना एक बार फिर से दबा दिया गया था, लेकिन निकल के आया है कि भाई वर्कर्स को एक लेवल से ज्यादा आप एक्सप्लॉइट करोगे तो ये अनरेस्ट होगा ही होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। और जो अक्सर हम बात नहीं करते, डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा नहीं उठाया गया तो वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। तो भाई ये एग्जाम्पल है किस प्रकार से चीजें खराब हो जाती हैं। आपने स्किल नहीं दी, आपने प्रोडक्टिविटी नहीं इंक्रीज करी, तो फिर वेजेस नहीं बढ़ेंगे, वेजेस नहीं बढ़ेंगे तो फिर इस प्रकार के अनरेस्ट होते हैं। ये सारे कीवर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हो जो इस आर्टिकल में यूज हुए थे। कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ लेबर, मिसिंग मिडल, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, स्टैग्नेंट रियल वेजेस, वैल्यू चेन अपग्रेडिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के फेलियर से संबंधित। फिर वर्किंग क्लास और इनफॉर्मल सेक्टर से संबंधित क्वेश्चन था, ये यूपीएससी ने पूछा था। वहां पे भी इस आर्टिकल के एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हो। ये प्री का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना है आपको। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। फिर इसके बाद में ये मेंस का क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करना है वो है ये 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, एजुकेशन क्राइसिस से संबंधित है। सिलेबस में ना जीएस पेपर 2 एजुकेशन से इस आर्टिकल को रिलेट आप कर सकते हो। देखो राइटर कहते हैं हाल ही में ना मैं एक 11th क्लास की टीचर से मिला। 11th में कोई ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री। तो वो 11th की टीचर ये बोलती हैं कि आज के समय में ना बच्चे ह्यूमैनिटीज बिल्कुल लेना ही नहीं चाहते। और ह्यूमैनिटीज के जो टीचर हैं, सोशल साइंस के जो टीचर हैं, कोई ज्योग्राफी पढ़ाता है, कोई हिस्ट्री पढ़ाता है, कोई साइकोलॉजी पढ़ाता है, पूरी तरह से डीमोटिवेटेड हैं। आज के समय में देखो एजुकेशन जो है वो पूरी तरह से बदल गई है। एक हायरार्की पैदा हो गई है समाज में कि ये जो साइंस वाले सब्जेक्ट है ना, स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये तो है भाई हार्ड सब्जेक्ट हैं। और ये ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस वाले जो सब्जेक्ट हैं ये है सॉफ्ट सब्जेक्ट। और मार्केट में ना सिर्फ उसी चीज की वैल्यू है जिसके बेस पे ना आप सीधा सीधा अर्न कर सकते हो। टेक्नो कैपिटलिज्म वाला जो सिनेरियो है वो इमर्ज होके आया है। मतलब एजुकेशन जो है वो एक स्किल तक सीमित रह गई है कि भाई एजुकेशन इसलिए हासिल करनी है ताकि कोई स्किल मिले और मार्केट में उस चीज का प्राइस मिले। और इसी वजह से जो ह्यूमैनिटीज के टीचर्स हैं, मैंने आपको बताया ना, पूरी तरह से डिमोटिवेटेड हैं।
मैथमेटिक्स को माना जाता है कि इसमें तो रीजनिंग होती है, और आर्ट्स को ये समझ लिया जाता है आर्ट्स में कुछ नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन है। मतलब हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट है ना, पॉलिटी, यूं समझ लिया जाता है सिर्फ इमेजिनेशन है और कुछ नहीं है। और देखो सीधी सी बात है ना, टेक्नोलॉजी सीखने से, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से पैसा मिलता है, इसी चीज की वैल्यू है। सोशल साइंस सीखने से कोई इनकम नहीं मिलती, इसलिए उसे इग्नोर कर दिया जाता है। और अगर कोई बच्चा बोल भी देना कि मम्मी मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, तो पेरेंट्स बोलते हैं बेटा कमाओगे कैसे, हिस्ट्री तो पढ़ लो कोई बात नहीं, लेकिन उसका करोगे क्या, पैसा कैसे कमाओगे। समझ गए। और जो बच्चे साइंस चूज नहीं करते ना, ये ना एक वीकनेस का साइन माना जाता है कि तुम कमजोर हो इसलिए साइंस नहीं चूज कर रहे हो। एजुकेशन का एम आज के समय में ये है ही नहीं कि नॉलेज कमाना, नहीं, एजुकेशन का एम ये बन गया है ऐसी स्किल्स कमाना जिसे बेचा जा सके। जब देखो पूरी की पूरी सोसाइटी ही साइंस के पीछे भाग रही है, तो ह्यूमैनिटीज के टीचर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो तो डगमगाएगा ही। तो टीचर्स क्या ही अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करेंगे कि भाई लिटरेचर से प्यार करो, फाइन आर्ट से प्यार करो, सोशियोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर साइंस के पीछे भाग रही है, अच्छा ही तो है, हमें चाइना का मुकाबला करना है। दिक्कत यह है कि साइंस की दिक्कत है, सुपरस्टिशन ज़्यादा है हमारे देश में, बल्कि लोग साइंस पे ध्यान नहीं देते। फंडामेंटल ड्यूटी में भी लिखा हुआ है कि स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जो है वो इनकलकेट करना सिटीजन्स में। लेकिन दिक्कत यह है ना, इवन जो साइंस फ्लोरिश हो रही है वो भी रियल साइंस नहीं है। इवन साइंस के साथ भी धोखा हो रहा है। साइंस पूरी तरह से मार्केट ड्रिवन हो गई है। आज बच्चे साइंस इसलिए नहीं पढ़ रहे कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी है, उनके अंदर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है, नहीं। स्टूडेंट्स को फोर्स किया जा रहा है कि आप ये पढ़ो, इसी से पैकेज लगेगा, और स्टूडेंट्स के ऊपर चॉइस है ही नहीं, मजबूरी बन जाता है। 10th में जिसके 80% से ज्यादा आए, 70% से ज्यादा आए, साइंस ले लो, जिसके कम आए कॉमर्स ले लो, जिसके कम आए आर्ट्स ले लो, ये चलता है। डमी स्कूल्स का कितना ज्यादा बोलबाला है। बच्चे +1 +2 में डमी स्कूल में जाते हैं, यानी स्कूल जाते ही नहीं है, कोचिंग सेंटर्स जाते हैं, और सिर्फ पेपर, बोर्ड के पेपर्स देने के लिए स्कूल में जाते हैं, बस यही चल रहा है। और कोचिंग सेंटर्स ना बच्चों को एमसीक्यू सॉल्विंग मशीन बना रहे हैं। ये वो वाली साइंस नहीं है कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है, वो आसपास देख रहा है कि ये कैसा होता है, क्यों होता है, मैं भी कुछ नया प्रोडक्ट बनाऊं। नहीं भाई, बच्चा सिर्फ कोचिंग सेंटर उसको ना ये सिखाता है कि एमसीक्यू कैसे सोल्व करना है। साइंस पढ़ी जा रही है सिर्फ इंजीनियर बनने के लिए, एक अच्छा पैकेज हासिल करने के लिए। समझ गए। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं, हाँ ये तो मैंने आपको बता ही दिया, फोर्स चॉइस एंड कोचिंग माफिया। कई बार पेरेंट्स के प्रेशर के चलते बच्चे का इंटरेस्ट कहीं और होता है, लेकिन वो साइंस ले लेता है। और जो कोचिंग माफिया है वो सब्जेक्ट से प्यार नहीं करवाता, वो सिर्फ ये सिखाता है कि कोचिंग, वो सोल्व कैसे करने हैं एमसीक्यूज, पेपर कैसे क्लियर करना है, सिर्फ ये सिखाया जाता है। और देखो फाइनल ट्रेजेडी में राइटर ये बोलते हैं, भाई अगर स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग उन्होंने कर भी ली, तो उनको समाज ये नहीं पता, समाज कैसे चलता है, पॉलिटिक्स कैसे चलती है, तो वो एक अच्छे सिटीजन कैसे बनेंगे। उनके अंदर एम्पैथी डेफिसिट होगा। मतलब वो स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ कोचिंग सेंटर से पढ़ के सिर्फ और सिर्फ बस एक पैकेज लग गया है, उसका समाज की समझ नहीं है, तो भाई उसके अंदर कोई एम्पैथी नहीं होगी, वो दूसरे का दर्द नहीं समझेगा, उसके अंदर दूसरों को सुनने की आर्ट नहीं होगी, तो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप जो है वो कमजोर हो जाएगी। समझ गए। और भाई सिर्फ साइंस से आप समाज को, देश को आगे नहीं ले जा सकते ना, हिस्ट्री की भी जरूरत है, हमें कवियों की जरूरत है, ताकि अनस्पोकन फीलिंग्स को वो एक भाषा दे सकें, ऐसी फीलिंग्स जिनको बोला नहीं जा सकता, जिसको वो एक भाषा दे सकें। हमें हिस्टोरियन की जरूरत है जो ये बता सके कि भाई पास्ट में ये गलतियां हुई हैं, आगे से ये गलतियां नहीं करनी है। हमें फिलोसफर की जरूरत है जो कि क्वेश्चन पूछता रहे, ऐसे क्वेश्चंस जिनको पूछा जाना चाहिए। तो नई जनरेशन को ना स्टैम से आगे चल के सोचना चाहिए, सिर्फ पीसीएम सिंड्रोम में फंस के नहीं रह जाना चाहिए। पीसीएम सिंड्रोम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सिर्फ इसी सिंड्रोम में फंस के नहीं रह जाना चाहिए। वे फॉरवर्ड में राइटर बोलते हैं, देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वैसे तो अच्छी है, बोला गया है इस पॉलिसी में कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए एजुकेशन में,
ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट आप साइलोज में पढ़ रहे हो, जैसे पीसीएम पढ़ रहे हो तो सिर्फ पीसीएम पढ़ रहे हो, नहीं। मैथ के साथ में ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन, फिजिक्स के साथ में हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन भी स्टूडेंट्स अगर पढ़ना चाहता है तो वो पढ़े। और एजुकेशन भाई रट्टे तक सीमित नहीं होनी चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए। ऐसा क्यों? मैं हमेशा देखो स्टूडेंट्स को यही बोलता हूं, आप ना वाई 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 पढ़ते समय ना, कोई भी चीज पढ़ते समय वाई पूछो, ये ऐसा क्यों हुआ, यूपीएससी ऐसा पूछ रही है क्यों, ये प्रोसेस हो रही है क्यों। जब देखो हम पढ़ते पढ़ते ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स है जो आप यूज कर सकते हो: टेक्नो कैपिटलिज्म, प्राग्मेटिक यूटिलिटेरियनिज्म, पीसीएम सिंड्रोम, एम्पैथी डेफिसिट, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, डमी स्कूल्स। ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो। ये ऐसे पूछा था 2017 में यूपीएससी ने, तो वहां पे इस आर्टिकल के बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो यूज होंगे। ये देखो, ये जीएस पेपर 2 में 2020 में क्वेश्चन पूछा था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित। ये प्री का क्वेश्चन है, प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको अटेम्प्ट करना है आज का। ये मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ब्लाइंड स्पॉट इन इंडियाज माइग्रेशन गवर्नेंस से संबंधित है। अच्छा आर्टिकल है ये भी, जीएस पेपर 1 सोसाइटी से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब भी गल्फ में जैसे आपने देखा होगा क्राइसिस आते हैं ना, तो सरकार वहां पे जो भारतीय फंस जाते हैं ना, उनको वापस बुलाने के लिए ना मिशन चलाती है, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन वंदे भारत। और वो फंसे हुए भारतीय वापस इंडिया में लाए जाते हैं, तालियां बजाई जाती हैं, टीवी पे वाहवाही होती है सरकार की, और बताया जाता है कि देखो इंडिया का रुतबा कितना ज्यादा बढ़ गया है, इंडिया की इतनी बड़ी लॉजिस्टिक्स पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है कि हम बढ़िया से सेफली अपने फंसे हुए भारतीयों को वापस ला सकें। लेकिन देखो ये तस्वीर जो है ना, बहुत कुछ छुपाती है। छुपाती क्या है? वो जो फंसे हुए भारतीय थे वो वहां पे पहुंचे कैसे थे, और जब उनको वापस इंडिया में लाया गया तब उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, क्या उनको इंडिया में जॉब मिली नहीं मिली, ये सब क्वेश्चंस कोई नहीं पूछता। समझ गए? इसके बाद राइटर देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। देखो जैसे रेमिटेंस है, भारतीय जाते हैं बाहर काम करने के लिए, जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो कंट्रीज है ना, वहां पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ भारतीय रहते हैं काम करने के लिए। और इंडिया को टोटल जो रेमिटेंस मिलती है ना, रेमिटेंस मिलती है मतलब वो पैसा कमा के वापस इंडिया में भेजते हैं, उसका 37.9% तो अकेले गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों से आता है। और इंडिया रेमिटेंस के मामले में ना सबसे बड़ा देश है, मतलब सबसे ज्यादा रेमिटेंस इंडिया को ही मिलती है। वो रेमिटेंस देखो इंडिया के गांव गांव में बहुत हेल्प करती है लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। अब कोई गांव वाला बंदा है महेश, गया कतर में काम करने के लिए, वापस पैसा भेजता है, उसका परिवार गांव में पैसा खर्च करता है, बढ़िया ढंग से घर बनवाते हैं, कंस्ट्रक्शन होती है, काम मिलता है, लोगों को बहुत फायदा होता है। लेकिन देखो वो वर्कर जब मुसीबत में होता है तब सरकार हेल्प नहीं कर पाती। हाँ ठीक है, वापस ले आए भारत में, लेकिन उसके बाद क्या? यही मेन क्वेश्चन है। आज के समय में देखो, मान लो उन वर्कर्स को वापस भारत में लाया गया, अब महंगाई इतनी बढ़ रही है, एलपीजी क्राइसिस है, फ्यूल के दाम इतने बढ़ गए हैं, इंडस्ट्री स्लो डाउन कर रही है, काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो वो क्या करें? उनको वापस भी मान लो लाया गया इंडिया में, उनके पास काम नहीं है, तो अब सरकार उनकी कोई हेल्प नहीं कर रही है। समझ गए? राइटर ये एक बात ये बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि भाई एक वर्कर जो मान लो इंडिया में परेशान है और मजबूरी में काम करने के लिए विदेश में जाता है, अब देखो उस वर्कर को ना अलग अलग मिनिस्ट्री से हैंडल करना पड़ता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पास में हो जाता है अपना पासपोर्ट वगैरह बनवाने के लिए, वीजा लेने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वो रिक्रूटमेंट रूल्स देखती है, वर्कर की वेलफेयर स्कीम्स देखती है। स्टेट गवर्नमेंट जब वो वापस आता है तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उन्हें स्किल्स देना, उनके लिए वेलफेयर फंड स्टैब्लिश करना, लोकली उनको इंटीग्रेट करना जब वो वापस आ गया है विदेश से काम करने के बाद में। तो एक वर्कर का जो पाला है अलग अलग मिनिस्ट्री से पड़ता है। वर्कर को ना कंप्लीट तस्वीर नहीं दिखती, उसको लगता है कि भाई इतना तामझाम है यार। तो अगर उसको एक ही संस्थान से उसका पाला पड़े उसकी हेल्प करने के लिए, तो कितना ज्यादा सही हो। और एक दिक्कत यह है, देखो वर्कर्स की वेलफेयर से संबंधित ना डेटा ही नहीं है हमारे देश में। भाई डेटा होगा तभी तो आप पॉलिसी बनाओगे ना, तभी तो आप प्रोएक्टिव स्टेप्स लोगे। अभी सरकार रिएक्टिव स्टेप लेती है, उनके साथ गलत हुआ ठीक है उनको वापस लेके आते हैं, लेकिन भाई वो गए क्यों वहां पे मजबूरी में, आप इससे संबंधित कुछ नहीं करते।
समझ गए? तो प्रॉपर डेटा होना चाहिए, माइग्रेशन संबंधी डेटा, जिसके बेस पे सरकार पॉलिसी बना सके। अब देखो, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स तो अच्छा काम कर रही हैं, जैसे केरला मॉडल है, इन्होंने नॉन रेजिडेंट केरलाइट अफेयर्स नाम का डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया। डेडिकेटेड संस्थान है, नया स्टाफ है, रियल अथॉरिटी है, ऐसे नॉन रेजिडेंट केरला के जो लोग हैं उनकी वेलफेयर के लिए। तो भाई पॉलिटिकल विल होना तो स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है। केरला ने ये दिखाया, लेकिन सेंटर के लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है। तो सबसे बेसिक पॉइंट ये है, आपके संस्थान मजबूत होने चाहिए, डेटा होना चाहिए, और कंप्लीट एक संस्थान पूरा वर्कर्स का ख्याल रखे, अलग अलग संस्थान ना डील करें, साइलोज में वो काम ना करें, मिलके काम करें। और भाई एक वर्कर ना, जब क्राइसिस होते हैं गल्फ कोऑपरेशन में, जहां गल्फ कंट्रीज में क्राइसिस होते हैं, एक वर्कर वापस आया तो वो लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे उसका वेलफेयर सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ना आती है, स्टेट गवर्नमेंट ही आती है। लोकल लेवल पे उसको एब्जॉर्ब करना, तब जबकि वो वापस आ गया विदेश से, तो भाई स्टेट गवर्नमेंट ही काम आती है, नहीं काम आती सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की मदद करनी चाहिए, ताकि वो इन लोगों का ख्याल रख सकें। एक बिल है पार्लियामेंट में पेंडिंग है, ओवरसीज मोबिलिटी फैसिलिटेशन वेलफेयर बिल, अभी पेंडिंग है। ये बिल जो है वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जो वर्कर्स है ना, उनकी मोबिलिटी का ध्यान रखने के लिए, मोबिलिटी मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं, चाहे देश के अंदर चाहे देश के बाहर, या फिर उनकी वेलफेयर सुनिश्चित करने के लिए, दोनों चीजों के लिए बिल जो है ना एक फाउंडेशन का काम करेगा। तो ये एक मौका है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द से जल्द ये बिल पास करे बढ़िया ढंग से। फिर राइटर लास्ट में यही बात बोलते हैं वे फॉरवर्ड में, कि प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है, गवर्नेंस कोहेरेंट होनी चाहिए वर्कर्स का ध्यान रखने के लिए, और एक सिंगल एंट्री पॉइंट होना चाहिए, मतलब एक सिंगल फोन नंबर जैसे, जिस पे कॉल करके वर्कर्स हेल्प मांग सकें, ऐसे सिंगल पॉइंट होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स हैं, वॉल ऑफ द जर्नी अप्रोच, एंटीसिपेटरी गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन। ये क्वेश्चन डायस्पोरा से रिलेटेड यूपीएससी 2 बार पूछ चुकी है, 2023 में, 2020 में। तो आज के आर्टिकल के पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो। ये प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर इसके बाद में ये मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।